Welcome friends, my name is Avinash Gorakshakar and I welcome all of you to another interesting episode of Konaksya High Flyers. दोस्तों ऐसे कोनक्सिया हाई फ्लायर्स के एपिसोड्स में हम ऐसे इमर्जिंग कंपनीज प्रेजेंट करते हैं जो इमर्जिंग सेक्टर से आते हैं. हम ऐसे कंपनीज के प्रोमोटर्स से बात करते हैं, इनके बिजनेस मॉडल, बिजनेस जर्नी, बिजनेस ग्रोथ के बारे में जानते हैं. एंड टुडे फ्रेंड्स, वी गॉट अ वेरी इंटरेस्टिंग कंपनी बाय द नेम ऑफ वैशाली फार्मा लिमिटेड, and we have the privilege of having the top management team with us. We have Mr. Atul Vasani, who's the CMD of the company. अतुल जी, वेलकम टू द शो. और हम जरूर चाहेंगे कि अच्छी इंफॉर्मेशन हम आपसे सीखे आपके कंपनी के बारे में. वी ऑल्सो हैव प्रियंका वसानी, हु इज द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ द कंपनी. प्रियंका जी, वेलकम टू यू ऑल्सो. So we can start the interview now, and it would really be our pleasure to know something better about Vaishali Pharma from both of you. तो पहला सवाल अतुल जी, मुझे आपसे पूछना है कि बेसिकली इस कंपनी का थोड़ा सा बिजनेस बैकग्राउंड के बारे में अगर आप हमको बता दें कि ये बिजनेस आपने कैसे चालू किया, एटलीस्ट आपकी बिजनेस जर्नी के बारे में थोड़ा सा हमको जानकारी दे दीजिए. हाँ सर, 1989 में मैं वैशाली फार्मा स्टार्ट किया, 1989 में. उसके बाद हम लोग एपीआई ट्रेडिंग में थे. कम से कम 20-22 साल हमने एपीआई ट्रेडिंग किया. उसके बाद लास्ट 10 साल से हम लोग ने फॉर्मुलेशन एक्सपोर्ट चालू किया. और ये हमारी 33 साल की जो जर्नी है वो कंटिन्यूटी एपीआई से लेके फॉर्मुलेशन तक रही. फॉर्मुलेशन में आने के बाद, एक्सपोर्ट आने के बाद हम लोग ने सर्जिकल, वेटनरी, देन न्यूट्रास्यूटिकल, हर्बल, काफ़ी डिवीज़न स्टार्ट किया. और अभी ग्रेजुअली स्लोली हम लोग डोमेस्टिक में भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं. ठीक है अतुल जी, आई थिंक प्रियंका जी को मेरा अगला सवाल होगा. प्रियंका जी, इफ यू कैन टेल अस, अगर आप हमको बता दें कि बेसिकली अभी वैशाली फार्मा का डोमेस्टिक मार्केट में क्या पोजीशनिंग है और हमारा जो प्रोडक्ट कैटेगरीज है, इफ यू कैन एक्सप्लेन टू अस कौन कौन से प्रोडक्ट्स में हम लोग प्रेजेंट है, एपीआईज में है या हम लोग फॉर्मुलेशंस बनाते हैं, इसमें कितना ट्रेडिंग का परसेंटेज है, कितना मैन्युफैक्चरिंग है, तो इसके बारे में अगर आप हमको जानकारी दें, दैट विल बी ग्रेट. For formulations, हम लोग जैसे पापा ने बताया, we have started the business with raw materials, so we are quite strong in API. So our majority business is with API. API we started with domestic. We send it off to हम लोग के पास 1500 consumer base था, तो उसके साथ हम लोग ने जो बेस बनाया है वो हम लोग ने कंटिन्यू किया है. और उसके साथ we have started exporting API as well. So API is the main product for us, you can say. And after then, since last 12 years, 13 years, मतलब जहाँ से हम लोग ने एक्सपोर्ट चालू किया है, तब से हम लोग ने फॉर्मुलेशंस किया है. जो हमारी ब्रांड हम लोग कौन से अलग अलग कंट्रीज में रजिस्टर कर रहे हैं, तो फॉर्मुलेशंस, देन न्यूट्रास्यूटिकल, हर्बल, सर्जिकल और वेटनरी. तो करंटली वी आर प्रमोटिंग आवर कंपनी एज अ वन स्टॉप हेल्थ केयर सोल्यूशन. So we are targeting as of that way only, and in those lines we are putting up nutraceutical का भी अभी बड़ा segment बढ़ा रहे हैं, herbal भी बढ़ा रहे हैं. So we are going on that way. And percentage wise we have API as the highest, and बाकी सब जा रहा है, मतलब अभी grow हो रहा है. Okay, fine. Priyanka ji, now another question is in terms of your products. You mentioned to us that you all are present in various segments. तो मेरे को बताइए, आपकी कंपनी में कितने SKUs होंगे और आपकी करंट इंस्टॉल कैपेसिटी क्या रहेगी? ओके, हमारा मैन्युफैक्चरिंग OEM बेसिस पे होता है, इसीलिए हमारा एसेट लाइट मॉडल है. वी डू नॉट हैव अ मैन्युफैक्चरिंग सेटअप, बट वी आर मैन्युफैक्चरिंग अंडर आवर ब्रांड नेम. तो SKUs हमारे काफ़ी है. इट्स अराउंड मतलब हमारे ऑलमोस्ट 400 जितने प्रोडक्ट्स अंडर रजिस्ट्रेशन है और 350 प्लस प्रोडक्ट्स हमारे रजिस्टर्ड है. तो वो सबके SKUs काउंट करके यू कैन कंसिडर सर्जिकल है, न्यूट्रास्यूटिकल है, वेटनरी है. तो अराउंड 1000 प्लस प्रोडक्ट्स हमारे पास, 1000 प्लस SKUs हमारे पास ऑलरेडी है इन द बास्केट. यस. And normally when you say you work with manufacturers, जब आप manufacturers से काम करते हो, तो ये जो capacity आप लगाते हो, is it dedicated for that manufacturer for that product, so that जैसे जैसे आपके orders आते हैं, आप उन orders को complement करते हो, तो
जब आप कहते हो कि वी आर एसेट लाइट, तो जो भी आपकी फैसिलिटी आप यूज करते हो, तो इज इट Yeah. डेडिकेटेड फॉर डिफरेंट कस्टमर्स प्रोडक्ट वाइज? या इट्स प्रोडक्ट वाइज, एक कंट्री वाइज, क्योंकि हमारे हर कंट्री में, फार्मास्यूटिकल में, न्यूट्रास्यूटिकल में, वेटरनरी में, हमारे में हर एक में, in the industry, healthcare industry, we need approvals as per the her like every regulatory. Every country Okay. has their own regulations. So we have regulations as per country, product, and the systems over there. तो हम लोग हर एक कंपनी के पास अप्रूवल्स लेते हैं वो कंट्री से, फिर वो प्रोडक्ट वहाँ पे रजिस्टर करवाते हैं, एंड देन वी वर्क ऑन दोज लाइंस. सो इट्स अ लॉन्ग टर्म बिजनेस wherever we go. Okay. Priyanka ji, now one important aspect on the pricing side, we have got so many products. You said more than 1,000 SKUs, a lot of customers Yeah. where we cater to their requirements. Now tell me one thing, how is the pricing decided? Is it a fixed price that, it is decided by your company as well as the customer you cater to? Or is it some sort of a customized, pricing, like depending on the product and depending on the raw material, depending on the kind of effort you put in, the pricing is decided. तो मेरे को बताइए कि प्राइसिंग फिक्स होता है या इसमें डायनामिक स्ट्रक्चर भी होता है? आपके रॉ मटेरियल खर्चे अगर बढ़ गए तो मान लीजिए उसका पास थ्रू आपको मिलता है कि नहीं, तो इसके बारे में कुछ बताइए. Yeah, so simple example, the COVID के time the dynamics were totally different. So pricing was obviously different for everyone. But otherwise हमारा dynamics totally as per the market है. मार्केट के रेगुलेशंस के हिसाब से, जैसे मैंने आपको बताया, आपको पता रहेगा जहाँ पे यूएस एफडीए होता है उसका प्राइसिंग टोटली डिफरेंट होता है. तो वैसे ही हर कंट्री के जैसे रेगुलेशंस है, जैसे उसके एक्सपेंसेस है, उस हिसाब से उसका प्राइसिंग है. सो इट्स कंप्लीटली मार्केट ड्रिवन प्राइसेस, and as per the quality required, as per the standards of the product used in it. तो वो डाइवर्सिफाइड है, मतलब डिपेंडिंग ऑन द कंट्री, डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट. हम लोग क्रिटिकल केयर में भी है और हम लोग जेनरिक मी टू प्रोडक्ट्स में भी है, तो उस हिसाब से हमारे प्राइसेस डाइवर्सिफाइड है और डिपेंड करते हैं मार्केट पे एंड मार्केट डायनामिक्स पे. तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई मीन प्लीज करेक्ट मी, तो उसका मतलब है कि डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट यू केटर टू एंड द प्रोडक्ट यू मेक, दैट डिसाइड्स द प्राइसिंग. तो प्राइसिंग is basically dependent on which markets you cater to and what are the products you make. So on that basis pricing is decided, right? Yes, and the packaging. So packaging is also different. जैसे हम लोग काफी कंट्रीज है जहाँ पे स्पेनिश आर्टवर्क रहता है, जहाँ पे पूरा स्पेनिश में लिखा हुआ रहता है, काफी में फ्रेंच होता है, मतलब उसका स्पेसिफिकेशन भी डिफरेंट होता है. तो एवरीथिंग डिफर्स एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर द मार्केट. आई थिंक वेल अंडरस्टूड. अतुल जी, अभी मेरे को बताइए कि हमारी कंपनी का जो कंपटीशन स्ट्रक्चर है, एपीएस में तो काफी कंपनीज है, लेकिन फिर भी वैशाली फार्मा ने अपना एक नाम बनाया है. तो मेरे को एक बात बताइए कि सर कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी हमारे बिजनेस में कितनी बड़ी है? क्या बहुत सारे प्लेयर्स है या आपको लगता है कि सिलेक्टेड प्लेयर्स में साइज अगर ज्यादा है तो ही ऐसे प्लेयर सर्वाइव करेंगे? और दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल है कि हमारे बिजनेस में हम ऐसा क्या एक्सक्लूसिव कस्टमर को देते हैं, यानी हाउ आर वी डिफरेंट फ्रॉम अदर कंपनीज ऑपरेटिंग इन द सेम सेगमेंट? तो आपके हिसाब से क्वालिटेटिव पॉइंट्स अगर आप एक दो पॉइंट्स हमारे लिए शेयर करें कि हम दूसरे के हिसाब से हमारा जो प्रोडक्ट है, सर्विस है, वो किस प्रकार से अच्छी तरह से कंपटीशन से करते हैं, तो इसके बारे में अगर आप कुछ बताएं. जनरली हम लोग जो काम करते हैं, जो भी कंट्री में हमको काम करना है वो काम आज से स्टार्ट करते हैं. 2 साल 3 साल 4 साल के बाद काम स्टार्ट होता है. डाउन द लाइन इतना लंबा टाइम लगता है, तो उसके लिए मैक्सिमम कंपटीशन तो वहीं से कट हो जाती है हमारी, कि इतना लंबा पेशेंस सबके पास नहीं होता है. रही दूसरी बात कि हमारे पास वन स्टॉप सॉल्यूशन है, हमारी काफ़ी टीम वर्क है. कोई भी चीज़ आती है तो हम लोग इमीडिएटली 24 घंटे 48 आवर्स में उसका प्राइस, उसका डॉक्यूमेंट सब पूरा कर देते हैं. ये हमारी स्ट्रेंथ है, कहीं कम लोग के पास होती है. प्लस हम लोग 24 आवर्स सर ऑनलाइन रहते हैं. कोई भी कंट्री रात को दिन को 24 घंटा हमारे सर्विस चलती है हमारी. बिल्कुल, ये ठीक है. आई थिंक काफी अच्छे पॉजिटिव आपने बताए. अतुल जी, मेरे को बताइए कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी हमारे धंधे में क्या है? क्योंकि देखिए नॉर्मली जब हम पढ़ते हैं, आई मीन ये शायद बात सही है गलत है, ये आप बताइए, बट एपीआई के बिजनेस में बेसिकली ये प्राइस सेंसिटिव ड्रिवन प्रोडक्ट है, तो इसमें आपने कैसा अपना पोजीशनिंग किया? क्योंकि प्रियंका जी भी बता रही थी कि ज्यादातर एपीआई रिलेटेड प्रोडक्ट्स है हमारे, ऑफ कोर्स फॉर्मुलेशंस भी है, तो एपीआई में आपने किस प्रकार से कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस रखा है, इसके बारे में कुछ बताइए.
सर एपीआई में हमारा जनरली, अब अगर मैं एपीआई और फॉर्मुलेशन का दोनों का सेपरेट करूँ ना, तो एपीआई में हमारा मार्जिन काफ़ी कम होता है, वहाँ पे बिल्कुल। कंपटीशन ज़्यादा होती है, और ओके। फॉर्मुलेशन में मार्जिन अच्छा होता है। अगर ओके। अगर कैटेगरी नहीं, वाइज बट आगे समझाओ चल तो के एपीआई में 3 to 5% रहता है, फॉर्मुलेशन में 20 to 30% रहता है मार्जिन। ओ बिल्कुल। तो आगे चल के तो अतुल जी एक हमारा सवाल फोकस ऑलवेज एपीआई छोड़ के फॉर्मुलेशन में रहेगा। बिल्कुल। तो हाँ ये सर। जो स्ट्रेटेजी आप बता रहे हैं कि एपीआई से आप फॉर्मुलेशंस में जाओगे, तो अभी फिलहाल जो FY हाँ 23 का आंकड़ा है, अगले 2-3 साल में मैनेजमेंट की क्या स्ट्रेटेजी है कि अगले 2-3 साल में हम फॉर्मुलेशन कितना रेवेन्यू का परसेंटेज बनाने की कोशिश करेंगे? एटलीस्ट इंटरनल टारगेट जो भी आपका होगा वो अगर आप शेयर करें। अभी हमारा जितना भी टर्नओवर है उसका 60% एपीआई है, 40% फॉर्मुलेशन है। आगे ओके। जाके हम सेम रिवर्स करना चाहते हैं कि 60% फॉर्मुलेशन, 40% एपीआई। ओके। ओके, ठीक है। तो आई थिंक उससे मार्जिन भी बढ़ेंगे, यानी जैसे आपने कहा कि फॉर्मुलेशंस के लिए मार्जिन या भी अच्छे यस मिलेंगे। यस यस यस, काफी 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 बढ़ जाएगा सर। अच्छा, ऑन द फाइनेंशियल साइड अतुल जी एक क्वेश्चन है। पिछले साल काफी अच्छा था, आपने, हाँ। मैं देख रहा था आपका आपका रेवेन्यू करीबन 68 करोड़ था, आपने प्रॉफिट करीबन 6.5 करोड़ का किया FY 23 के लिए। हम्म, सेकंड क्वार्टर में हम्म। ऐसा क्या हो गया कि आपका रेवेन्यू थोड़ा सा गिरा है, प्रॉफिट भी गिरा है, तो इसके बारे में बताइए, ये क्या वन ऑफ है या सेकंड हाफ में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ग्रोथ वापस जोर से वापस शुरू हो जाएगा? तो इसके बारे में जरा यस बताइए। यस सर, हम लोग आहिस्ता से, मैं जैसा अभी अभी आपको बताया कि हम लोग शिफ्टिंग बिजनेस फ्रॉम डोमेस्टिक टू एक्सपोर्ट, और मार्जिन जो भी है वो जैसा जैसा आगे जाके, जैसे जैसे हम लोग एक एक क्वार्टर आगे जाते जाएंगे, ऐसे ऐसे मार्जिन बढ़ता जाएगा। लेकिन कभी कभी डाइवर्जन में ये प्रॉब्लम आता है, शिफ्टिंग करते तब प्रॉब्लम आता है कभी कभी, तो वही प्रॉब्लम है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। अगर आप ईयरली देखेंगे तो ये सब ठीक ठाक हो जाएगा वापस, बल्कि बेटर ही रहेगा। ओके। ये बिल्कुल, तो उसका मतलब हम ये समझ लिए अतुल जी की जो सेकंड हाफ है अक्टूबर टू मार्च, जो ये साल का जो पीरियड हाँ है, इसमें इसमें हाँ। होपफुली मार्जिन थोड़ा सा इम्प्रूव होने की पॉसिबिलिटी रहेगी, क्योंकि यस फर्स्ट हाफ यस में, यस सर। सेकंड क्वार्टर में थोड़ा प्रॉब्लम था, बट आई थिंक फर्स्ट क्वार्टर में तो आपने अच्छा मार्जिन मेंटेन किया था, तो तीसरे और यस चौथे यस क्वार्टर में होपफुली इस प्रॉब्लम विल बी रेक्टिफाइड, ऐसा लग रहा है आपको? हाँ यस सर, वो ये भी है। और सर कई बार क्या होता है सर, ऑर्डर आने के बाद भी कभी डिलीवरी टाइम टू टाइम नहीं होने से भी वो बुक के वजह से प्रॉफिट नहीं जनरेट होता है। अच्छा, मेरे को एक बात बताइए सर, मार्जिन्स को लेके, अभी हमारे मार्जिन्स जो करंट लेवल पे है, इसमें होपफुली फॉर्मुलेशन आता है, एक्सपोर्ट मार्केट का एक्सपोजर बढ़ता है, तो अगले 1.5-2 साल में कैन वी एक्सपेक्ट बेटर प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन्स बोथ एट द नेट प्रॉफिट लेवल, नेट मार्जिन एज वेल एज ऑपरेटिंग लेवल, यानी एटलीस्ट ये नंबर्स में सर जरूर झलकना चाहिए। सर 100% होना चाहिए सर। हमने कम से कम 350 प्रोडक्ट हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है, और 350 प्रोडक्ट डाउन द लाइन रजिस्ट्रेशन में है। जैसे जैसे प्रोडक्ट ओके। आता जाएगा, ऐसा ऐसा हमारा मार्जिन बढ़ता जाएगा, बिजनेस बढ़ता जाएगा सर। ओके। और ज्यादातर अतुल जी, जस्ट फॉर माय नॉलेज, मेरे को बताइए कौन कौन से कंट्रीज को हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं? सर हम लोग अभी अप्रोक्स 35 to 40 कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उसमें खास करके अच्छा। CIS, लैटिन अमेरिका, ईस्ट अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, गल्फ। तो ये कम से कम 35 से 40 कंट्री है सर, हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और ओके। डे बाय डे रेफरेंस से काम बढ़ ही रहा है सर। ठीक है, अभी जस्ट यूरोप मैं स्टार्ट समझ किया है। अच्छा, यूरोप से। अतुल जी, नाउ थोड़ा सा वर्किंग कैपिटल के बारे में बताइए, क्योंकि ज्यादातर अभी हमारा फोकस एक्सपोर्ट हो रहा है, फॉर्मुलेशन हो रहा है, तो एक्सपोर्ट मार्केट में और डोमेस्टिक मार्केट में वर्किंग कैपिटल साइकिल जो अपना है, यानी जब से आप कंपनी में प्रोडक्ट प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हो, फिर डीलर को देते हो, फिर डीलर कस्टमर को देता है, फिर आपको पैसा आता है, तो ये वर्किंग कैपिटल का साइकिल आपके लिए ब्रॉडली कितना लंबा होता है, और डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मार्केट के लिए क्या वर्किंग कैपिटल अलग अलग होता है टाइम फ्रेम के हिसाब से? हाँ सर, ऐसा है कि जनरली वर्किंग कैपिटल हमारा साइकिल जो है 120 डेज का है। ओके। और डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट दोनों 120 है, या मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट। थोड़ा और ज्यादा है एक्सपोर्ट मार्केट के लिए? सर डोमेस्टिक का ऑलमोस्ट 130 डेज का है, और एक्सपोर्ट का 120 डेज का है। अच्छा, तो जरा आई मीन एक्सपोर्ट्स आर मोर डोमेस्टिक में कॉम्पिटिटिव। पेमेंट साइकिल लेट चलती है। अच्छा अच्छा, ओके।
और नॉर्मली अतुल जी एक बात बताइए, आपका इन्वेंट्री कितना होता है? क्या रॉ मटेरियल ज्यादातर आपके डोमेस्टिक से ही आप सोर्स करते हो या कोई इंपोर्ट से भी रॉ मटेरियल आप सोर्स करते हो? तो रॉ नहीं सर, मटेरियल सिनारियो में बताइए। यस, कुछ कुछ मटेरियल सर हम इंपोर्ट भी करते हैं, लेकिन मैक्सिमम डोमेस्टिक से ही करते हैं। अच्छा, और दूसरी बात सर, अभी कोविड हो चुका है, अभी बिजनेस इज बैक ऑन ट्रैक, अभी सभी को पता है कि इंडियन इकोनॉमी भी बहुत अच्छी चल रही है। सर अगले 2-3 साल में हमारा क्या मानना है कि किस प्रकार का टॉप लाइन ग्रोथ, एटलीस्ट विदाउट गिविंग नंबर्स, अगर हम आपको हमारे व्यूअर्स को बता दें कि अगले 2-3 साल में हम किस तरह से अच्छी तरह से मार्केट की ग्रोथ कैपिटलाइज करेंगे? क्या मैं एज्यूम कर सकूं कि आपका एटलीस्ट टॉप लाइन कम से कम 18-20% हर साल ग्रो करेगा, मार्जिन भी इंप्रूव होंगे? तो इज दिस अंडरस्टैंडिंग राइट, और इससे बेहतर होगा? सर इससे बेहतर होगा। हमने जो टारगेट पकड़ा हुआ है 20-25% ग्रोथ एवरी ईयर, वो हमने पकड़ा हुआ है। लेकिन उसके बाद अभी जस्ट हमने लास्ट 6 महीने में हमने नया टेंडर का काम चालू किया है। 6 महीने से 1 साल में हम लोग टेंडर भर रहे हैं वर्ल्ड वाइड। अगर सर वो काम हो गया तो ये 20-25% हमने पकड़ा हुआ है, वो 40% तक भी जा सकता है। ओके। और दूसरी बात अतुल जी, जैसे प्रियंका जी ने कहा कि हमारा तो एसेट लाइट मॉडल है, तो हमको अगर धंधा बढ़ाना है तो हमको उतना कैपिटल इन्वेस्टमेंट तो लगाना नहीं पड़ेगा। ये स्ट्रेटेजी आगे भी वैसी ही चलेगी कि टॉप लाइन बढ़ेगा लेकिन कैपेक्स विल नॉट बी वेरी लार्ज? विल इट बी लाइक दैट? सर अभी तो सर जरूरत नहीं है, लेकिन डाउन द लाइन 2 साल 3 साल के बाद हमको फैक्ट्री करना पड़ेगा, हमारा ऑन फैक्ट्री करना पड़ेगा कभी ना कभी, तब कैपिटल का जरूरत पड़ेगा। अभी कैपिटल की कोई जरूरत नहीं है सर। तो बेसिकली अगले 2-3 साल के लिए तो यू विल फॉलो दिस मॉडल, ये एसेट लाइट मॉडल से ही आपका काम? यस सर। ठीक है। अतुल जी, आखिरी सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो हम हर प्रमोटर को पूछते हैं, पहली बात तो बताइए कि सर कोविड के टाइम पे आपने कैसे कंपनी को संभाला, क्योंकि ऑब्वियसली कोविड वाज अ वेरी बिग पैंडेमिक। और दूसरी बात, नॉर्मली इस बिजनेस हमारे धंधे में सर सबसे बड़ा रिस्क क्या है? क्योंकि देखिए हर प्रमोटर बिजनेस चलाता है, बट रिस्क तो धंधे में होता ही है। तो रिस्क कैसे मैनेज करते हैं सर? अभी भी मेरे ख्याल से देखिए बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, तो एक तो कोविड के टाइम पे आपने कंपनी कैसे संभाली, और दूसरा नॉर्मल रिस्क जो होता है हमारे धंधे में सबसे बड़ा रिस्क क्या है, और हाउ हैव यू मैनेज दैट रिस्क सो वेल? सर हम फार्मा इंडस्ट्री में, सबको ऐसा लगता था कि कोविड टाइम में फार्मा इंडस्ट्री बूम चल रही है। ऐसा नहीं था, ये गलतफहमी थी। बड़े लोग का काम चलता था, हम लोग मिडिल में आते हैं, तो हमारा ऐसा था कि ऑर्डर आने के बाद माल बनाने वाला कोई नहीं था। जब माल बनाने वाला कोई बंदा आ गया, वही टाइम पे रॉ मटेरियल मिलना भारी था, वेरी टफ टाइम। वो हमारा एकदम टफ टाइम था। एक्चुअल में सब लोग बोलते फार्मा इंडस्ट्री में बहुत अच्छा था, हमारे इतना अच्छा नहीं था वो। लेकिन हाँ, वो टाइम पे हमने फार्मा कंपनी को ऑफिस में आना अलाउड था। हमने बाकी बैकअप ऑफिस, पूरा बैक ऑफिस को पूरा स्टार्ट रखा और काफ़ी नया डेवलपमेंट किया, तो उसका बेनिफिट हमने वहां से लिया। अदरवाइज बिजनेस में नहीं मिला वो बेनिफिट जो मिलना चाहिए था वो। ओके, बिल्कुल। बट अतुल जी, दूसरा सवाल जो मेरा इंपॉर्टेंट है कि हमारे बिजनेस में सबसे बड़ा रिस्क क्या है? अभी कोविड तो बहुत एबनॉर्मल था, वो हो गया, वो निकल गया, बट नॉर्मली व्हाट इज द बिगेस्ट रिस्क इन आवर बिजनेस, और आपने उसको कैसे मैनेज किया? हाँ सर, अभी का टाइम में जैसा अभी म्यांमार वॉर चल रहा है, इराक में वॉर चल रहा है, लेबनान वॉर चल रहा है, रसिया में वॉर चल रहा है, ये सब कंट्री में हमारा बिजनेस जो है वो 50% डाउन हो गया है। तो ये वर्ल्ड वाइड हर एक कंट्री की अलग अलग पॉलिसी होती है, और हमको वही पॉलिसी से हमको अपने आप को डालना है, हमको अपने आप को सेट करना है उसमें। बिल्कुल, ये समझ गया। तो उसका मतलब बेसिकली आप कह रहे हैं कि जियोपॉलिटिकल फैक्टर जो होते हैं, जो कंट्री में कोई भी कारण खराब हो सकते हैं, तो वो सबसे बड़ा रिस्क है, और वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है आपको, यानी दैट इज द ओनली रिस्क फैक्टर इन आवर बिजनेस। यस, वहाँ का रूल रेगुलेशन चेंज होता है। बिल्कुल सर, आई थिंक फिर भी काफी अच्छी तरह से आपने कंपनी के ऑपरेशंस मैनेज किए हैं। तो मेरे ख्याल से आई थिंक काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन आप दोनों ने हमको दी। इनफैक्ट थैंक यू अतुल जी, थैंक यू प्रियंका जी। आई थिंक माय बेस्ट विशेस टू यू एंड योर एंटायर मैनेजमेंट टीम, और हम यही चाहेंगे कि फ्यूचर में भी आपसे कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर बात करें। तो थैंक यू वेरी मच, एंड बेस्ट विशेस टू बोथ यू एज वेल एज द एंटायर मैनेजमेंट टीम। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर।